वेलकम फ्रेंड्स, एम्स इन फॉरेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने रैंडम टेस्ट सीरीज नाम से एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। इसके तहत 9 प्रैक्टिस सेट अब तक आ चुके हैं। आज आपके लिए 10वें सेट के साथ उपस्थित हैं। 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेट का जो कट ऑफ तय किया गया है वो यू आर मेल के लिए 78 और यू आर फीमेल के लिए 68 तय किया गया है। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे, चाहे वो मेल या फीमेल, यदि आपको 2-4 नंबर कम भी आता है इसके नीचे, तब भी आपकी तैयारी अच्छी समझी जा सकती है। आज के सेट को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। आज वाले सेट में 471 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि हाईएस्ट स्कोर गया था एक लड़के का 91.4 गया था और 2-3 लोगों का 86 पॉइंट समथिंग था, ठीक है ना। और 75 से लेकर के 91 के बीच में कुल 63 लोगों को नंबर आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसको जानने के बाद आपको इस सेट में अच्छा से अच्छा स्कोर करने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद जो एक प्रवृत्ति होती है, लोग बोलते हैं, वो क्या होता है। आप लोग चाहें तो अपने आंसर्स को एनालाइज करने के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर अपने ऑप्शंस को देखें, ठीक है ना। तो सामंतवाद जो होती है एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली होती है, जो बोला जाता है कि सामंतवादी सोच से लोग ग्रसित है, ठीक है ना। इस तरह का जो लोकोक्ति है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम 4 के दरबार में राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था। अकबर शाह द्वितीय, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अकबर शाह द्वितीय के द्वारा इनको भेजा गया था विलियम 4 के दरबार में। किसको? राजा राम मोहन राय को। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? ये बीपीएससी पीटी में सवाल पूछा भी जा चुका है, बहुत ही फेमस है। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो उस समय तक आपको होम रूल की स्थापना हो चुकी थी, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी, तो होम रूल की सदस्यता इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अगला देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत ही फेमस है। 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, तब उनके द्वारा सारे नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती, ये भी सही है। और लोहे से लोग परिचित थे, नहीं, सिंधु घाटी में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। इसकी परिचय जो हुआ था आगे चल के, जो वैदिक सभ्यता हुआ था उस समय जाके परिचय हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, पतंजलि, नागार्जुन। देख लीजिए, इसमें से आपको अश्वघोष, चरक और नागार्जुन इन सब का संबंध हो जाएगा, लेकिन जो पतंजलि हैं इनका संबंध इससे नहीं होगा, ठीक है ना। पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के शासनकाल में थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि इनका संबंध जो है कनिष्क से नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? जो प्राचीन पाषाण युग यानी पत्थर युग था, उसमें से आपको पता है कि लोग जिंदा रहने के लिए शिकार काफ़ी करते थे, ठीक है ना। तो शिकार का उनको ज्ञान विशुद्ध रूप से था, ऐसा माना जाता है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? हरिसेन, वत्सराज या फिर रवि कीर्ति। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रवि कीर्ति। निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम में सजाना है हम लोगों को। आपको देख लीजिए, आपके सामने 4-5 ऑप्शन है। सबसे पहले क्या हुआ था? नहीं, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। इसके विरोध में क्या हुआ था कि लोग जो जलियांवाला बाग जो एक जगह है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो वहीं पर इसका नरसंहार हो गया था। और फिर जाकर के 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ये सारे के सारे घटना 1919 का ही है, बस उसको कालक्रम अनुमान लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1 और 3, यानी कि 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 1, 3, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने से सम्मिलित था? आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध है सर्वोदय योजना से। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल, इनको बोला जाता है इंडिया अनरेस्ट, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इसका मिलान नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा तब मिलान सही रहता। रफीक जकारिया, द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, ये इनका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट नहीं होगा और वीर सावरकर एंड हैप्पी इंडिया नहीं होगा। तो हमको स्टेटमेंट सही चुनना था, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध जब बोला जाता है जब वहाँ अधिक मात्रा में जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ये इसके लिए बिल्कुल उत्तरदायी है। हमको खोजना है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है। मध्य व्यवधान जितना उसमें मतलब कि जो मिड का जो डाइवर्सिटी होता है वो भी एक चीज़ है यहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी सही है, लेकिन पोषण स्तर की कम संख्या। देखिए पोषण स्तर की कम संख्या होने का मतलब है कि वहाँ कम स्पेसिस पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो यही पे पूछ रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो पोषक स्तर की कम संख्या ये उसके लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, तब जाकर के आपको जलवायु परिवर्तन का वो ढांचा इससे संबंधित हो जाएगा। और सिर्फ बोलता आपको ग्लोबल वार्मिंग तब होता आपको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कभी, हालांकि वो भी अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस पर ही जाता है। तो कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन है इससे संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा देने पर क्या बचता है? तो ये बच जाएगा आपको प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की गई थी? ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। आबिद हुसैन समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है मतलब कि जो प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है ना, प्रोस्पेक्ट्स जो अंतिम में जो रहता है वो जारी किया जाता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। 1857 विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर जिसको हम लोग द्वितीय बोलते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। स्वाभाविक थी, फांसी दी गई थी, सर कटवा दिया गया था, क्या हुआ था? तो उनको पता है कि रंगून कैद करके भेज दिया गया था, जहां पर कैद किया गया था, जहां पर स्वाभाविक ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मतलब कि सदाशिव राव भाव, ठीक है ना। जो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये मराठा का सेनापति था और उधर से अहमद शाह अब्दाली हुआ था। इसमें मराठों की हार हो गई थी। अगला देख लेते हैं, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? बहुत फेमस है, 1936 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इधर, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभ सीतारामैया को पराजित किया था। ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में, वहाँ पर ये हुआ था घटना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। एला पास की संधि के द्वारा किस युद्ध की समाप्ति हुआ था? जो कर्नाटक था और मैसूर युद्ध था उसमें से कौन सा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, वो एला पास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। दबाव समूह क्या होता है, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप के रूप में जानते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, देख लीजिए। तो दबाव समूह जो होता है वो होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने वाला समूह होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 9 दिसंबर 1946 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो सबसे जो वयोवृद्ध नेता जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी अध्यक्षता। फिर अगले दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। अगला देख लेते हैं, भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? मतलब भारत में कौन सा संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? जो ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा, ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो वो क्या होगा? देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। ये पूछ रहा है बेसिकली इन्वेंशन टाइप का, या मतलब किसी को अतिक्रमण या किसी को आपको जीतना है, ठीक है ना, उस तरह का अभियान की बात कर रही है, ये कानून की बात नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यदि भारतीय जो संसद है भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो क्या होगा? अवैध नहीं होगा, वो बिल्कुल वैध होगा, ठीक है ना। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम बनाने की बात नहीं करती है। जैसे कि एक बार भारतीय सेना को श्रीलंका में भेजा गया था, वहाँ पे तमिलों से लड़ने के लिए, या फिर इस तरह का कोई भी होता है, UN में भेजा जाता है, या फिर मान लीजिए कल के डेट में POK पर भारत को कार्रवाई करनी है, तो ये अभियान, उस तरह के अभियान की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये अवैध नहीं होगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जब राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्ति होती है, अब एक ही समय पर रिक्ति होने की बात है कि आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, ठीक है ना, तो एक ही समय पर रिक्ति, उसका तात्पर्य वो है। तो कार्यकाल अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो उस कंडीशन में आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। बस सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया था यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह संभव हुआ कि जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? आपको पता है कि मूल संविधान में इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन करके ये किया गया था कि अब एक ही राज्यपाल जो है अगल बगल के राज्यों का भी कार्यकाल संभाल सकता है। तो वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये
ये प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। संसद की लोक सेवा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देख लीजिए, जो भी संसद की समिति होगा, आंख मूंद कर आप याद रखिएगा, संसद की जो भी समिति बनेगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, और वो रिपोर्ट भी लोकसभा अध्यक्ष को ही करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आंचलिक यानी कि जोनल परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिसको हम लोग क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इसकी जो रचना की गई थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर की गई थी 1956 में, ठीक है ना। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आंचलिक जो जोनल परिषद है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर एक और आता है आपको अंतरराज्यीय परिषद, यह है आपको क्षेत्रीय परिषद, और एक आता है अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है ना। उसकी स्थापना हुई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। 1988 में ये सिफारिश किया गया था, और इस सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जो अंतरराज्यीय परिषद उसकी जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी आपको 1990 में, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यह है क्षेत्रीय परिषद, आंचलिक परिषद, तो इसका जो है वो हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। NRI गैर निवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान से संबंध में उपबंध है, नहीं। दूसरी अनुसूची में वेतन वगैरह से उपबंध है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में उपलब्धि भत्ते और विशेषाधिकार का, नहीं, ये दूसरी अनुसूची में है, तो मतलब दोनों पलट दिया गया है, ठीक है ना। जो पहली दूसरी में था उसको तीसरी में लिख दिया है, जो तीसरी है उसमें दूसरी को लिख दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टेटमेंट 3 ही सही बनता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों ने भारत में शामिल करा लिया गया था? मतलब फ्रांसीसियों से किन क्षेत्रों को छीना गया था भारत के द्वारा, ठीक है ना, बलपूर्वक? तो कराइल, माहे और पौंडीचेरी, इनको 1954 में भारत सरकार के द्वारा जो है भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था फ्रांस से, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो आपको स्कैंडिनेविया कंट्री, जिसमें कि आपको फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, तो उस पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? मतलब जिसका मांग घट सकता है, बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में माचिस, दवाई, NCERT के पाठ्य पुस्तक, ये सब नहीं होगा। एयर कंडीशन, ठीक है ना, ये मतलब कि इसमें लोच रहता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है? देखिए, सीमांत उपयोगिता जो है धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 37, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? देखिए, जो अंग्रेज थे लगभग 150 से अधिक सालों से भारत में रहे थे, अपना शासन किए थे। इस दौरान उन्होंने रेलवे का विस्तार किया, विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर स्थापित किया था। तो इसकी के आधार बना के जो MN श्रीनिवास थे, इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख लीजिए, वैशेषिकी कनाद, बिल्कुल सही है ये। न्याय गौतम, ये भी सही है। संख्या कपिल मुनि, ये भी सही है। मीमांसा जो होगा बद्रायन हो जाएगा, शंकराचार्य नहीं होगा, तो ये हमको गलत चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मीमांसा, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? यदि आयोग की बात होती तब 1948, आयोग जो होता तब 1948 होता, लेकिन यहाँ पे विभाग की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। अगला देख लेते हैं। BSNL मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले, इनके प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य प्रथम था? तो बिहार में ही BSNL का पहला मोबाइल सेवा लॉन्च हुआ था। किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता को मापी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2 एक्टिनोमीटर होता है, इसके द्वारा सूर्य प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? देखिए, रासलीला, कजरी, चाचरी, ये सब उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, जबकि घंटा मर्दाल ये जो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है ना। पेंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? आप लोग मूंगफली का नाम सुनेंगे। मूंगफली का एक लाभकारी प्रक्रिया होता है पेंगिंग, जिसमें क्या होता है कि फूल के ऊपर से एक जो है नीचे जड़ की तरफ लटक जाता है, वृद्धि होता है, जिसमें आपको मूंगफली का निर्माण होता है। तो पेंगिंग जो हो जाएगा मूंगफली से हो जाएगा। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत के किस नदी पर हुआ है? 2015 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ये सतलज में हुआ था, और कहाँ पर है? सतलज नदी पर हुआ था और हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना, कोल बांध। चिल्का झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कि चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा कहाँ पर हो जाएगा? तो उत्तरी सरकार तट पर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जेलेपा, देखिए, नाथुला जेलेपा सिक्किम, बिल्कुल सही है। नीतिमान और लिपुलेख उत्तराखंड, ये भी सही है। सीप किला, देखिए सीप किला जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। और बॉमडिला और अरुणाचल प्रदेश सही है, तो हमको गलत चूज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों
से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो हिमालय का कई सारा श्रेणी है, जिसमें कि बृहत है, शिवालिक है, लघु है, मध्य है। तो सबसे प्राचीन हो जाएगा आपको बृहत, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये नियम दिया गया था आपको केपलर के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। प्रशांत अग्रवाल, सईद जहूर कासिम, गिरिराज सोहेल या अश्विन नैयर। डॉक्टर गिरिराज सिलोही। निम्न में से असत्य कथन को पहचान करना है हमको। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 डिग्री झुकी हुई है, यही गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर मात्र 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ऑप्शन ए ही इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी आकार बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान, शुक्र के समान है, बिल्कुल सही है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी सही है। और पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है, तो हमारा स्टेटमेंट 50 का ए हो जाएगा, ये जो है गलत है। अगला देख लेते हैं। पर्वत निर्माण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सिद्धांत दिया गया था वैगनर के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? देखिए हॉर्टिकल्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं बागवानी फसल उद्यान, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आपको सब्जी का भी आ जाएगा, फूल का भी आ जाएगा, सागों का भी आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ मसाले भी आ जाएंगे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बागवानी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? वायुयान से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? बंगलोर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी? दशकीय जनगणना की शुरुआत आपको अमेरिका में हुई थी, लेकिन प्रथम जनगणना की बात होगी तो स्वीडन, लेकिन दशकीय तो अमेरिका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विश्व का सबसे गहरी झील कौन हो जाएगा? तो विश्व का सबसे गहरा झील हो जाएगा आपको बेकाल झील। ब्रुसेल्स निम्न में से किसकी राजधानी है? देखिए ब्रुसेल्स जो राजधानी है वो हो जाएगा आपको बेल्जियम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आसियान जिसमें कि 10 देश हैं, इसका गठन कब हुआ था? आसियान का गठन हुआ था आपको 1967 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 59। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिए यहाँ पे एक शब्द का हेराफेरी है। यहाँ पे विश्व पर्यावरण और संरक्षण दिवस की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो सीधे विश्व पर्यावरण दिवस होता है तो 5 जून, लेकिन संरक्षण की बात आ जाएगी तब 26 नवंबर की आ जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सीधे पर्यावरण दिवस तब 5 जून होगा, लेकिन संरक्षण 26 नवंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चंपानेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह जो है आपको गुजरात राज्य में अवस्थित है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में से एक ये साइट है। अगला देखते हैं। फर्स्ट पर्सन निम्न में से किसकी पुस्तक है? ये व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी ये पुस्तक है। देशबंधु के उपनाम से कौन से प्रसिद्ध हैं? आपको पता है कि CR दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 13.5 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर पर 13.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा a का वैल्यू जो हो जाएगा 3/2 निकल जाएगा, यानी कि 1.5 निकल जाएगा, ठीक है ना। और विकर्ण की लंबाई मतलब घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3a हो जाएगा, √3a तो √3 और यहाँ से हमको a का वैल्यू 1.5 निकल जाएगा। तो इस आधार पे देख लीजिए 1.5 √3, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए साइन कॉस और मतलब कि जितने भी हैं इसका वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करते जाना है। साइन स्क्वायर 60 का कितना हो जाएगा? √3/2। कॉस स्क्वायर 60 का भी √3/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 का कितना हो जाएगा? 1। और 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको हम लोग पूरा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा -5/2 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन डी हो जाएगा -2.1/2, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 2 क्रमागत वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 यानी कि 10,591 में बेचा। उसमें से एक वस्तु को 19% लाभ और दूसरी को 11% हानि पर उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देख लीजिए इसमें हमको क्या करना है कि प्रत्येक का अलग अलग हमको निकाल लेना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य x के वैल्यू पर निकाल लेंगे। एक को 119% पर बेचेंगे, एक को 89% पर बेचेंगे, अलग अलग निकालेंगे और फाइनल हम देख लेंगे तो हमको इसमें क्या होता है कि लाभ ही इसको मिलेगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको 1.8% का जो है फाइनली लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यदि 5 अंकों वाली संख्या
यहाँ पे इतना दिया गया है 247 एक्स वाई यहाँ पे कोई ना कोई अंक होना चाहिए जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो 2x माइनस 8 2y माइनस 8x का मान क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि x और y का वैल्यू हमको निकालना है। पहले तो 3, 7, 11 का हम लोग को क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है और फिर उससे 247 XY को हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 17, XY का वैल्यू 17 निकलेगा, यानी कि y का 7 और x का 1 निकलेगा। अब इसको फिर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा वो डी निकल जाएगा 66 का, ठीक है ना, 6 निकलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी के दो कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक के बीच का कोण 132 डिग्री है। ये देख लीजिए, ये समद्विभाजक, ठीक है ना, और ये 132 डिग्री दिया गया है। जब समद्विभाजक है 132 डिग्री है तो ये दोनों आधा आधा बराबर होगा। 132 में से हम करेंगे 180 में से 132 करेंगे तो 24, ये 24 निकलेगा, तो 24 ये निकलेगा, तो पूरा ये 48 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब 48 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, और उसको 180 में से घटा देंगे, तब तो हमारा ये निकल जाएगा। हमको यही कौन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वो निकल जाएगा आपका 84, ठीक है ना, डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन करना है, एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है, x के वैल्यू में पुट करके उसको हमको निकालना है। ठीक है ना, 7x और x फिर -5 करके, ठीक है ना, सॉरी +5 करके निकालना है। फाइनली जो इसका उत्तर आ जाएगा 69 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, 30 वर्ष दोनों का अंतर। ठीक है ना, 69 का। अगला देख लेते हैं 70। बोल रहा है कि यदि p की आय का 40% q की आय से 75% के बराबर हो तो q की आय p की आय के कितना बराबर होगा? ये भी आपको पुट कर लेना है, बहुत आसान है, अर्थमेटिक का। इसका जो सही उत्तर होगा परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा आपका 53.33%। एक फीते की अधिकतम लंबाई 95 मीटर, 228 मीटर और 342 मीटर के माप के कपड़े को सही तरीके से माप सकता है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको SCF मौसा निकाल लेना है, तीनों का आप मौसा निकाल लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा 19 मीटर, इसका निकल जाएगा। ऑप्शन डी 71 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 40 रुपये प्रति केजी और 48 रुपये प्रति केजी कीमत की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 54 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाया जा रहा है। 54 रुपया इसका विक्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि x का 120/54 निकाल लेंगे, यानी कि 45 निकलेगा। तो एक तरफ 40, एक तरफ 48 और एक तरफ 45 करेंगे और मिश्रण से इसको कर लेंगे, तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा 72 का। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? इसको निकालिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 73 का। ठीक है ना, 74 में देख लेते हैं, 10 मीटर सामने चलता है एक व्यक्ति, 10 मीटर दाएं चलता है, फिर 5, 15 बाएं चलता है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर होगा? 5 मीटर की दूरी पर होगा। इसको आप बनाने के लिए इस तरह का फॉर्मूला अपनाइएगा, 10 मीटर पहले चला, फिर यहाँ पर 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर जो है ये 15 मीटर चला और फिर 15 मीटर चला। ठीक है ना, तो बेसिकली ये दूरी दिखना है, तो ये दूरी आपको कहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 40 बच्चों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान दाएं से 14वां है, तो बाएं से उसका कितना होगा? तो 40 में से 14 करेंगे तो 26, 26 प्लस से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि किसी निश्चित कोड में साइट को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आपको इसको कितना लिखा जाएगा? तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 77, यहाँ पे बोल रहा है कि चिन्हों का अदला बदली करना है और उसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है। बहुत आसान है, चिन्हों को हमको पुट कर देना है और जो फाइनल उत्तर निकल जाएगा वो आपको 153 निकल जाएगा। 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। विषम चूज करना है, इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या किया है कि सबको 4 से गुना करके 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, 8 चौका 32, 32 2 34, 7 चौका 28, 2 30, ठीक है ना, और 6 चौक 24, 2 26। लेकिन यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पे 5 चौका 20 4 जोड़ा गया है, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है, 21 को 33 से गुना किया गया है, फिर यहाँ पे 24 को 33 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इत्मीनान से आप लोग देखिएगा तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो 19 हो जाएगी। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 16 चौका 64 गुना किया गया है उल्टा दर में, फिर 64 चौका तो 256, फिर इसको 4 से गुना किया गया, फिर इसको 4 से गुना किया गया, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 81 का। अगला देख लेते हैं, नीचे दिए गए चित्र को हमको एक मिलान करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी होगा और परिवार में उसकी पारस्परिक संबंध हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसका जो 82 का जो सही उत्तर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। ठीक है ना, पति पत्नी 82 का सही बनता है।
बनता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी घटना उसके कारक सही सुमेलित है, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का विक्षेपण नहीं होगा। आसमान का नीला दिखना, प्रकाश का अपवर्तन का नहीं होगा, यहाँ पे प्रकीर्णन हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना, यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ये अपवर्तन होगा। और पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 83 का है, ऑप्शन डी ये सही सुमेलित है। अगला देख लेते हैं, 84 निम्न में से किसे ऊष्मागतिक का पहला नियम भी कहा जाता है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसको ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी बोला जाता है। अगला देख लेते हैं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ जाता है, नहीं, बीच में शून्य होता है, बिंदु से बिंदु तक बदलता है, नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि एक समान रहता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स तिरंगे, गामा किरणें, रेडियो तिरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैज्ञानिक प्रकाश तरंगे और अवरक्त तरंगे शामिल होती हैं। तो ये सब के सब जो विद्युत चुंबकीय तरंग में सब के सब शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भौतिक में हब्बल नियतांक क्या होता है। भौतिक में जो हब्बल नियतांक होता है वो माप की वह इकाई होती है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय या डक्टाइल होता है। 3 स्वर्ण का, कॉपर या एल्युमिनियम। स्वर्ण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। प्रोपेन जो होता है ना, एल्केन के सूत्र पर होगा CnH2n+2 होगा, ठीक है ना। तो मीथेन इथेन प्रोपेन 3 का 3 6 + 2, ठीक है, 2n+2 हो जाएगा, तो 8 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा। 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 90 हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। नाइट्रोजन तथा कार्बन आइसोबार है, यहाँ पे देख लीजिए, सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो आइसोबार ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देख लीजिए एटॉमिक वेट 14 सही है, तो स्टेटमेंट एक तो सही है हमारा। और देख लेते हैं, कार्बन जो है 14, नाइट्रोजन 15 तथा ऑक्सीजन 16 आइसोटोन है, बिल्कुल ये सही है। Na+ और Mg+ सम न्यूट्रॉनिक है, नहीं, ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं हुआ, ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 आइसोटोप से सही है, तो हमको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना था, तो 90 का गलत स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि Na+ और Mg+ सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। द्रवों में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ क्या होगा। इसको बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यदि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मली आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसको रखा जाता है फ्रीज में, टेम्परेचर कम किया जाता है ताकि उसमें गैस आसानी से मिल सके। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही ठंडा का बोतल खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो जैसे ही आप गैस का तापमान कम कीजिएगा तो द्रवों में गैस की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 91 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें कि खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण कौन सी गैस है। ऑक्सीजन गैस के कारण खाद्य पदार्थ बासी हो जाता है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। मैडम क्यूरी वगैरह को फिजिक्स में मिला है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे एप्सम नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जिप्सम नहीं है, ये एप्सम की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसको एप्सम के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 94 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला देख लेते हैं 95, वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉयडता को अनियमित कर देता है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉयडता जो है, यानी कि थायराइड वाला जो सिम्टम्स होता है वो डैश को अनियमित कर देता है। मासिक चक्र, गलकंड, पेशी की वृद्धि या फिर लैंगिक व्यवहार, या मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। निम्न में से कौन ग्रेवस रोग के अभिलक्षण है, यानी कि थायराइड रोग के कौन से अभिलक्षण है। थायराइड ग्रंथ में वृद्धि, बिल्कुल सही है। नेत्र गोलक के बाहर की ओर उभर जाना, ये भी सही है। आधारी उपापचय दर में वृद्धि, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र में होती है। एब्लुइन, ग्लोबिन, फाइब्रोजिन या फिर न्यूट्रोफिल। जो ग्लोबिन होता है उसका आवश्यकता होता है प्रतिरक्षा तंत्र में, ग्लोबुलिन, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य के भार का लगभग कितना % हिस्सा पेशियों का होता है। 40 से 50% हिस्सा जो होता है वयस्क मनुष्य का पेशी का होता है। अस्थली मछलियाँ, उभयचर तथा जटिल कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं, इन्हें डैश कहते हैं। तो इनको बोला जाता है अमोनोनोटैलिक, ठीक है ना। इनको बोला जाता है जो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। वहीं पे यूरिया उत्सर्जी हो जाते तो यूरोटैलिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया की बात की जाती है तो अमोनोटैलिक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुँचते हैं जहाँ वे विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। इंडाइजेशन,
उसके बाद है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब तो नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको एसिमिलेशन, ठीक है ना। ऑप्शन स्वांगीकरण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का एक शानदार सेट देखा है। इसके उत्तर को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। इसमें आपको गलत होने की संभावना 99.9% नहीं होगी। यदि 0.1% कहीं पर गलत की संभावना लगती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुधार किया जाएगा। आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि आपके लिए इस तरह के और भी शेयर्स हम लगातार लाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।